एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केपी इनोवेशन क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज हम और आप मिलकर के इतिहास के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और कहां कहां से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस आधार पर इतिहास को जाना जा सकता है। एक सरल से सरल माध्यम के तरीके से हम और आप पढ़ेंगे। यह इतिहास का मेरा पहला वीडियो है। इसके साथ आप सभी को लगातार प्रतिदिन एक एक दो वीडियो करके प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी लोग एक सही तरीके से, एक सरल तरीके से इतिहास के जानकारी के बारे में या इतिहास को किस तरीके से, कितने सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है या जाना जा सकता है, इसको जानने के लिए आप सभी लोग हमसे ज़रूर जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। केपी इनोवेशन क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, जो आप सभी को निरंतर यह वीडियो प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए आज हम और आप मिलकर के इतिहास के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इतिहास 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक इतिहास के माध्यम से बंटवारा किया गया है। लेकिन उसके पहले भी ऐसे 2 कालखंड हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक होता है, जैसे कि पुरापाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आपके प्राचीन इतिहास के पहले पढ़ा जाता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमको प्राचीन इतिहास से ही पढ़ना होता है। तो क्या होता है कि जब आप प्राचीन इतिहास से पढ़ लेते हैं तो आपके 2 कालखंड छूट जाते हैं, एक पाषाण काल और दूसरा अद्य ऐतिहासिक काल। जो 2 कालखंड आप लोगों के छूट जाते हैं, जहां से कम 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपीपी और उससे जब थोड़ा सा और डीपली हम इतिहास के बारे में जानते हैं या गहराइयों से उसका अध्ययन करते हैं तो हम यूपीएससी पर उसकी चर्चा करते हैं। यानी कि यूपीएससी में उन सारे क्वेश्चनों को किस प्रकार से पूछा जाता है, किस स्तर से पूछा जाता है, हम इसके बारे में आप सभी को सरल तरीके से या सरल माध्यम से हम बताएंगे। तो चलिए आज हम और आप मिलकर के इतिहास के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है, इतिहास कहते किसे हैं। हिस्ट्री अर्थात इतिहास। पुराने समय को जब हम किसी माध्यम या कहें पुस्तकों के माध्यम से या वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं के या कहें तो जो यात्री लोग आए भारत में, उनके माध्यम से बीते हुए बातों को जब हम पढ़ते हैं या हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जानकारी करते हैं तो उसे हम इतिहास कहते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। समझ में आया? चलिए एक बार और दोबारा बात करते हैं इस पर कि इतिहास हम उसे कहते हैं कि बीते हुए बातों का अध्ययन या बीते हुए चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। उसको हम इतिहास के माध्यम से पढ़ते हैं या इतिहास के माध्यम से हम जानते हैं।
तो हम इतिहास के बारे में आप सभी को बता रहे थे। जैसा कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, वह किस किस आधार पर बांटा गया है, किस किस साक्ष्य पर बांटा गया है, उसके बारे में हम और आप चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कैसे कैसे किस कालखंड के आधार पर इसको बांटा गया है। जैसा सभी लोग जान रहे होंगे कि प्राचीन इतिहास सबसे पुराना इतिहास है, जहां से इतिहास का कालखंड प्रारंभ होता है। लेकिन उसके पहले भी हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि हमें प्राचीन इतिहास से ही पढ़ना होता है, लेकिन प्राचीन इतिहास के पहले भी हमें पढ़ना होता है। जैसे पहला जो हम अध्ययन करते हैं इतिहास में, वो करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा अद्य ऐतिहासिक काल। अद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं प्राचीन इतिहास से ही पढ़ना है, तो प्राचीन इतिहास आपका जो प्रारंभ होता है वो यहां से प्रारंभ होता है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ये 3 कालखंड हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। तो उसके पहले का आपका प्रागैतिहासिक काल और अद्य ऐतिहासिक काल आपका क्या होता है, छूट जाता है। क्या होता है, छूट जाता है। लेकिन हम इसके बारे में जब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले हमको प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, फिर अद्य ऐतिहासिक काल पढ़ना है, उसके बाद हमको ऐतिहासिक काल पढ़ना है, जिसमें हम पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन, तीसरे नंबर पर हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं या आधुनिक इतिहास हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहला हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में आता क्या क्या है, क्या क्या इसके आधार पर हम पढ़ते हैं, किस किस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसमें जो हम पहला अध्ययन करते हैं वो है पाषाण काल। इसमें क्या हम अध्ययन करते हैं, पाषाण काल। और अद्य ऐतिहासिक काल में जिनका हम अध्ययन करते हैं उनका अध्ययन करते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम इसमें सिंधु घाटी के सभ्यता का ही हम अध्ययन करते हैं। और उसके बाद जब हम ऐतिहासिक काल में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तब वहां पर हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आधुनिक इतिहास के बाद जो हम कालखंड को पढ़ते हैं उसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं गांधी युग। गांधी युग। उसके बाद दूसरा जब हम पढ़ते हैं नेहरू युग। नेहरू युग। उसके बाद इसी में हम प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इनको जानने के मुख्य साधन किस प्रकार से हैं या कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब जैसे आप लोग जाने कि पाषाण काल हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता हम अद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और ऐतिहासिक
काल के अंतर्गत हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, गांधी युग, नेहरू युग, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो पाषाण काल को जानने का जो मुख्य स्रोत हुआ वो हुआ इनके लिखावट के आधार पर, कि पहले लिखावट के आधार पर किस प्रकार जानकारी हो सकती है। तो इनमें जब अध्ययन किया गया तो इसमें क्या देखा गया कि इनमें लिखित साक्ष्य नहीं है। इनमें लिखित साक्ष्य नहीं है। तो फिर इनमें कहा जाए कि कैसे पता चलेगा कि ये पाषाण काल है, किस तरीके से। तो इनको जानने का माध्यम जो आया वो पुरातात्विक विभाग से आया, कि पुरातात्विक विभाग से हम इन सारी चीजों की जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों की हम जानकारी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत जिनसे हम इनके बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसमें हम लिखित पर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? लिखित पर चर्चा करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसमें लिखित प्राप्त तो है लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे, सब इस तरीके से लिखे कि इनको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। क्या हुआ? इनको कोई आज तक पढ़ ही नहीं पाया। तो इसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन यह पढ़ा नहीं जा सका। तब इसको जानने का माध्यम और क्या हो सकता है? तो कहा गया कि पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इसको जानने का मुख्य साधन पुरातात्विक स्रोत होगा। अब इन सब बारे में हम कहाँ से जानकारी मिली, किस तरह से जानकारी मिली और कैसे जानकारी मिली, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें उसी प्रकार जानकारियां मिली जहां जैसे जिस प्रकार से ये जानकारियां मिली। तो इसमें मैंने देखा कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले, पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल को जाना गया। इसमें हमने देखा कि अब ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का जो माध्यम हुआ वो लिखित तो हुआ लेकिन उसे पढ़ा ना जा सकने के कारण इसको पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से ही हम इसकी जानकारियां प्राप्त किए और इसके बारे में जाने। अब हम जब ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं तो ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए और जिनको पढ़ा नहीं जा सका, यानी लिखित तो है भी और इनको पढ़ा नहीं जा सका। और इनके जो जानने के साक्ष्य निकले वो निकले पुरातात्विक स्रोत। इसको हम मिटा देते हैं, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इनके माध्यम से हम इन सारे कालखंडों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल का अध्ययन हम करते हैं। पाषाण काल को जानकारी लिखित के माध्यम से नहीं मिली, यहाँ पुरातात्विक स्रोत के आधार पर मिला। और यहाँ पर जब मैंने ऐतिहासिक काल बताया तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन पढ़ा ना जा सकने के कारण इसको पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जाना गया। और जब ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो उसमें लिखित भी प्राप्त है और पढ़ा भी जा सका है और उसके बाद पुरातात्विक स्रोत के भी माध्यम से इनकी जानकारियां हम कर सकते हैं। ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के माध्यम से हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। उसके बाद उसमें गांधी युग, नेहरू युग, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हम पढ़ते हैं। तो हम एक एक कालखंड लेकर के चलते हैं जिनके माध्यम से हम विस्तार पूर्वक इनको हम पढ़ेंगे। पढ़ने का जो माध्यम होता है वो कभी भी मिला करके एक साथ नहीं पढ़ा जाता।
जब आप किसी चीज को तोड़ करके पढ़ेंगे तो उसके बारे में सही तरीके से आप अध्ययन कर पाएंगे, फिर उसको मिला करके आप एक क्वेश्चन का प्रारूप दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सोचें कि तीनों को हम एक साथ पढ़ करके और एक साथ मिला के ही सारा का सारा अध्ययन कर लें तो मिसलीनियस हो जाता है, जो कि सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। हम एक एक कालखंडों को जब अलग अलग करके विस्तार पूर्वक उनको हम पढ़ेंगे तो उनमें हमारे समझ में आएगा कि सही तरीके से इनका विस्तार भी हुआ, सही तरीके से हमको इनमें जानकारियां भी प्राप्त हुई और सही तरीके से एक एक कालखंडों का हम विभाजन भी किए। हम पहले कालखंड से प्रारंभ करेंगे, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पाषाण काल, पाषाण काल को बेसिकली 3 कालखंडों में तोड़कर इसको बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल, 3 पाषाण काल को कालखंडों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आपका 25 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक चला। आपके एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया था, पूरा पाषाण काल से जो था, जो पाषाण काल के एक खंड से पूछा गया था। कहा कि पाषाण काल का ऐसा कौन सा कालखंड है जो सबसे लंबे समय तक चला, जो सबसे लंबे समय तक चला। तो आपका सबसे लंबे समय तक चलने वाला पाषाण काल पहला कालखंड था जो कि पूरा पाषाण काल था, जो कि 25 लाख से लेकर के 12,000 साल तक चला। 12,000 साल तक चला। इसमें क्या था कि सबसे पहले मानव अफ्रीका में पाए गए। अफ्रीका में पाए गए, सबसे पहले मानव अफ्रीका में पाए गए। और ये उस समय खानाबदोश थे। खानाबदोश, खानाबदोश का मतलब यह होता है कि इनको सिर्फ खाने से ही मतलब था, ये खाने के लिए ही जीते थे। जैसे कहा जाता ना हिंदी भाषा में कि हमारे गांव देहात में कि काहो पेटू हो गई लेवा का, कि मतलब खाए से ही मतलब रह गई और तो के कोनो काम धंधा ना हुआ। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पेटू थे उस समय के, यानी कि खानाबदोश थे। ये खाने से ही मतलब थे इनका। और जो इनके घर के मुखिया हुआ करते थे, अगर वो बूढ़े हो जाते थे तो किसी यात्रा के दौरान ये लोग उन बुढ़ों को भी लेकर के साथ चल लेते थे कि कहीं अगर राशन कम पड़ा
या खाने की सामग्री कम पड़ी तो उन्हीं बूढ़े व्यक्ति को ही मार करके ये लोग क्या करते थे, खा जाया करते थे। तो इस कारण से इनको खाना बदोश कहा गया। और ये लोग खाद्य संग्राहक भी थे, खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक आशय यह होता है कि ये खाने को संचित करके रखते थे, यानी कि इकट्ठा करके रखते थे और इकट्ठा किए हुए भोजन को ये लोग बारी बारी से खाते थे, बारी बारी से खाते थे और ये शिकार करते थे। आहार का इनका मुख्य क्या था, शिकार। शिकार कैसे करते थे, बड़े पत्थरों के औजार से। बड़े पत्थरों के औजार से, बड़े बड़े पत्थरों का औजार हुआ करता था। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों का औजार हुआ करता था जिनसे मार करके ये जानवरों को गिरा दिया करते थे और उसके बाद उनको ले जा करके किसी जगह सुरक्षित रख देते थे और ये खाते रहते थे। यही शिकार करते समय जब ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो क्या हुआ कि ये घने जंगल में ठहरे, वहां पर तेज हवा चली जिसके कारण पेड़ों में आपसी रगड़ हुआ और उस आपसी रगड़ के कारण अग्नि उत्पन्न हुई जो पूरे जंगल को जला करके भस्म कर दी। और उनमें जो जानवर मरे उन जानवरों को जब खा करके इन्होंने देखा तो इनको बहुत अच्छा लगा। तो उसी समय ये क्या किए, आग की खोज किए। क्या किए, आग की खोज किए। आग की खोज, आपस में दो पत्थरों को टकराए, देखे कि उनमें से चिंगारियां निकल रही हैं तो इन्होंने तेज तेज से उन पत्थरों को मारा जिनमें से चिंगारियां निकली और थोड़े से कुछ घास फूस को जला करके उस आग को जिंदा रखा और उस जिंदे रखे हुए आग को ये एक गड्ढे में रख दिया करते थे और जानवरों को बाहर से खदेड़ करके लाते थे कि वो गड्ढे में गिर जाए। और जब वो गड्ढे में गिर जाते थे तो गिरने के बाद वो उसी में जल जाते थे, जलने के बाद वो उनको खाते थे, उन जानवरों को भक्षण करते थे, मांस का भक्षण करते थे। तो आग की खोज आपकी जो है ये पुरापाषाण काल में हुई। इसमें अफ्रीका में मानव सबसे पहले पाए गए। ये खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, शिकार करते थे जीविकोपार्जन का जो एकमात्र कहे तो साधन था। बड़े पत्थरों के औजार से ये शिकार करते थे और उसी समय आग की खोज हुई। उसी समय क्या हुई, आग की खोज हुई। आग की खोज हुई। तो पुरापाषाण काल के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग मध्यपाषाण काल के बारे में इसी प्रकार जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। मध्यपाषाण काल आपका 12,000 से लेकर के 5,000 वर्ष तक रहा। 5,000 वर्ष तक रहा। मध्यपाषाण काल आपका 12,000 से लेकर के 5,000 वर्ष तक रहा। 5,000 वर्ष तक क्या रहा आपका मध्यपाषाण काल। इसमें छोटे पत्थरों के हथियार का प्रयोग हुआ। छोटे पत्थरों के हथियार का प्रयोग हुआ जिनको माइक्रोलिथ कहा गया।
जिनको माइक्रोलिथ कहा गया। और इसी समय अंत्येष्टि कार्य जो है प्रारंभ हुआ। अंत्येष्टि का मतलब समझते हैं, जो आज के समय में ब्राह्मणों में 16 संस्कार होते हैं, उसका अंतिम संस्कार जो होता है वो होता है अंत्येष्टि। यानी कि जो मुर्दों को जलाया जाता है या मरे हुए व्यक्तियों को जो जलाया जाता है उसको अंत्येष्टि कहते हैं। यानी कि दाह संस्कार कहे तो हम दाह संस्कार। दाह संस्कार उनको कहा जाता है, दाह संस्कार उनको कहा जाता है। और इसी समय मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का कार्य प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? पशुपालन का कार्य प्रारंभ हुआ यहीं से ही। और इसमें सबसे पहले जो पाला गया वो था कुत्ता। क्योंकि ये ज्यादा चमचागिरी करते हैं। कहीं भी आप देखिएगा, यदि आप अपने घर पे हैं, किसी कुत्ते को पाले हुए हैं, तो आप कहीं 2-4 दिन के लिए चले जाइए और जब वहां आते हैं तो ये आपके सर पे ही चढ़ लेंगे। ऐसा मानो कि हमें इंतजार कर रहे थे कि आप आइए, किसी तरीके से आइए, जल्दी आइए, कहाँ रह गए थे, किस जगह रह गए थे। इस तरीके से ये उनका व्यवहार करते थे। सबसे पहले जो जानवर पाला गया था वो था कुत्ता। इसको सबसे पहले पाला गया था। और आपके पाषाण काल में जो पाया गया था वो महदहा नामक स्थान से हड्डियों का ढेर प्राप्त हुआ था। हड्डियों का ढेर प्राप्त हुआ था। और दमदमा से जो कि आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, यहां से 100 भंडार प्राप्त हुआ था। 100 भंडार यहां से प्राप्त हुआ था। सौ भंडार आपका दमदमा से, यूपी से प्राप्त हुआ था। 100 भंडार, वहां बहुत सारे मुर्दों को एक साथ दफनाया गया था। और महदहा से हड्डियों का ढेर प्राप्त हुआ था कि मरने के बाद जो कंकाल प्राप्त हुआ था वो हड्डियों का ढेर था, जो कि आपके महदहा से प्राप्त हुआ था। और यही मध्य पाषाण काल में ही दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था। दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था आपका। यह आदमगढ़ मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ था। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो हमने पाषाण काल के अंतर्गत देखा कि छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ था, जिनको माइक्रोलिथ कहा गया। यहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया सबसे पहले प्रारंभ हुई, जिनको दाह संस्कार कहा गया। पशुपालन, और पशुपालन में सबसे पहले जो पाला गया वह कुत्ता था। महदहा नामक स्थान से हड्डियों का ढेर प्राप्त हुआ। और दमदमा नामक स्थान से, जो कि यूपी में ही आपके पड़ता है, वहां से 100 भंडार प्राप्त हुआ। दफनाने का साक्ष्य भी सबसे पहले प्राप्त हुआ था मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, जो कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। तो हमने
पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को देखा। अब हम तीसरा देखेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल कहा गया। क्या कहा गया? उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल कहा गया। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल कहा गया। और इसको मेगालिथ कहा गया। मेगालिथ कहा गया। और इसमें सबसे पहले कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो कि 7000 BC यानी कि ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व जो है कृषि का साक्ष्य यहां पर प्राप्त हुआ। कृषि का साक्ष्य यहां पर प्राप्त हुआ। नव पाषाण काल में आपके कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और विशाल सौभंडार भी प्राप्त हुए। विशाल सौभंडार भी प्राप्त हुए। बहुत बड़ा विशाल सौभंडार प्राप्त हुआ। और सबसे पहले जौ तथा गेहूं की खेती हुई। जौ की खेती ईरान में हुई और गेहूं की खेती आपकी मेहरगढ़ POK पाकिस्तान में हुई। गेहूं की खेती आपकी मेहरगढ़ पाकिस्तान में हुई, जो कि यह सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां पर सबसे पहले खेती करने के साक्ष्य आपके प्राप्त हुए। खेती करने के साक्ष्य आपके प्राप्त हुए। यहां तक हुआ। नवपाषाण काल में इसको उत्तर पाषाण काल कहा गया, जिसको मेगालिथ कहा गया। यह आपका 5000 से लेकर 3000 वर्ष तक चला। इसे मेगालिथ कहा गया। पहली बार कृषि के साक्ष्य जो कि 7000 BC में प्राप्त हुए। विशाल सौभंडार यहाँ प्राप्त हुआ। जौ की खेती ईरान से सबसे पहले प्राप्त हुई। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले, जो कि इस समय आपका पाकिस्तान में है। जो कि इस समय आपका पाकिस्तान में है। इसी समय यहां तक आपका नोट हो गया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं।
इसी समय लेहुरा देव एक स्थान है, लेहुरा देव, जहां से प्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपके प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि 8000 BC, यानी कि ये सबसे पुराना है। 8000 BC जो कि ये सबसे पुराना, अभी हाल ही में यह प्राप्त किया गया है, लगभग 2 साल से 2.5 साल पहले यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेहुरा देव से प्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि यह प्रतापगढ़ में है, 8000 ईसा पूर्व। और फिर उसके बाद यहाँ कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसी समय गेरुवर्णीय मृदभांड, गेरुवर्णीय मृदभांड, गेरुवर्णीय मृदभांड हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है, जो कौरवों का साम्राज्य था। महाभारत के समय की काल की बात है। हस्तिनापुर उस समय सबसे बेहतरीन राजवंशों में जाना जाता था, जो कि इस समय अब नहीं है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से पहले प्राप्त हुआ था। लेहुरा देव से प्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हैं, जो कि इस समय प्रतापगढ़ में है। कोल्डिहवा से प्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। गेरुवर्णीय मृदभांड हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ। गेरुवर्णीय मृदभांड हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ। और इसी समय जब इतना सारा हुआ, तो जब खेती करना प्रारंभ हो जाएगा, तो खेती जब आप करेंगे तो आपको अस्थाई रहना पड़ेगा। बगैर अस्थाई रहें आप खेती नहीं कर पाएंगे। मान लिया आप कहीं बीज बो करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कोई जानवर आकर के खा जाएगा, कोई जानवर नुकसान कर देगा। इस वजह से यदि आप खेती करते हैं तो आपका वहाँ रहना सुनिश्चित है, यानी कि आवास निर्माण। इसी समय से आवास निर्माण जो है प्रारंभ हुआ। आवास निर्माण क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। और जब आप आवास निर्माण प्रारंभ करेंगे और खेती करेंगे, तो उसको रखने के लिए कोई बर्तन चाहिए। उसको रखने के लिए कोई बर्तन चाहिए, तभी आप रख पाएंगे। तो पहले क्या हुआ, उसको झउआ के तरीके से बनाया गया, मिट्टी का झउआ के तरीके से। फिर इसको थोड़ा सा और मोड़ दिया गया, कहिए तो और बढ़िया है। फिर उसको और मोड़ करके हल्का सा ऐसे खड़ा कर दिया गया, और यहाँ मुंह बना दिया गया, मुहाना। तो इस तरीके से मृदभांड का निर्माण हुआ, जिसमें अनाज भर के ला करके उसको वहीं स्वतः स्थान पर रख दिया जाता था, रख दिया जाता था। इसको मृदभांड कहा जाता है। मृदभांड, इसका नीचे का हिस्सा और बड़ा होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे होता है, सुराही के आकार का, जिसको मृदभांड कहा जाता है। इसमें ला करके अनाज भर के वैसे रख दिया जाता था। तो जब देखे कि ज्यादा अनाज पैदावार हो रहा है, इसको किसी मृदभांड में भर करके अकेले लाना उस तरीके से काफी दिक्कत की बात होती थी। तो इसको क्या किया गया कि इसी समय पहिए का निर्माण हुआ।
पहिए का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और डल्लप बनाया गया। डल्लप से ढुल करके अनाज को लाया जा रहा था। डल्लप से ढुल के अनाज को लाया जा रहा था। तो हम लोगों ने नवपाषाण काल के अंतर्गत देखा कि इसको 5000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक रखा गया। इसको मेगालिथ कहा गया। इसको मेगालिथ कहा गया और उत्तर पाषाण काल कहा गया। इसके अंतर्गत लेहुरा देव में प्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए जो कि प्रतापगढ़ में है और पहली बार 7000 बीसी में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे जो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए। जौ का उत्पादन ईरान में पहली बार इसी समय देखा गया। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। गेरू वर्णीय मृदभांड हस्तिनापुर से बहुत सारा प्राप्त हुआ। आवास का निर्माण तथा पहिए का निर्माण नवपाषाण काल के अंतर्गत हुआ। नवपाषाण काल के अंतर्गत हुआ। नवपाषाण काल के अंतर्गत इन सारी चीजों का प्रादुर्भाव हुआ या विकसित हुए ये लोग। चौथा जो आया उसको कहा गया ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। इसी समय प्राचीन काल में तांबा का खोज हुआ। प्राचीन काल में तांबे का खोज हुआ और जब तांबे के औजार को बना करके वो शिकार करते थे तो देखते थे उससे शिकार नहीं हो पाता था। वह हथियार क्या होता था? हल्का होता था। तो ये तांबे की एक लंबी सी पाइप बनाते थे और नुकीले पत्थर को औजार को बना करके उसमें लगा दिया करते थे। उसी में लगा दिया करते थे और उससे निशाना मारते थे तो काफी दूर तक जाकर के जानवरों का शिकार करता था और उसको लगता था। तो इसके कारण इसको चिलकोलिथ कहा गया। चिलकोलिथ कहा गया। इसको क्या कहा गया? चिलकोलिथ कहा गया। तो ताम्रपाषाण काल का मतलब समझ में आया कि उसी समय तांबे का खोज हुआ और तांबे का खोज चिलकोलिथ कहा गया। उसी तांबे का बड़ा सा पाइप बना करके उसमें नुकीले पत्थर को बना करके एक बाण के तरीके जैसे भाला बनता है आज के समय उसी तरीके से वो बना करके उससे जानवरों का शिकार करते थे और उसको मारते थे। जानवरों का शिकार करते थे उसको मारते थे। यहां आपका ये अफ्रीका है। अफ्रीका ये आपका पाकिस्तान का एरिया है। जब अफ्रीका से आदि मानव निकले तो वो आ करके सीधे
मानव लोग अफ्रीका से जब निकले, वहां से भगाए गए, तो आ करके ये लोग पाकिस्तान के मेहरगढ़ में रहना प्रारंभ किए, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ में रहना प्रारंभ किए, जो कि यह कहाँ है? पाकिस्तान में है। अफ्रीका को मानवों का पालना कहा जाता है, सॉरी, भारत को मानवों का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत को मानव का पालना कहा जाता है। कहा जाता है, भारत को मानवों का पालना कहा जाता है। भारत को मानवों का क्या कहा जाता है? पालना। ये आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। ये आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी। यहाँ के बगल ही बिहार है, बिहार को बिहार लिख सकते हैं, वहाँ से बिहार होता है। और ये आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। नक्शा थोड़ा मुझे सही से बनाना नहीं आता है, इस कारण से ऐसे ही, पर नक्शे पर आप लोग मत जाइएगा। आप सब लोग सिर्फ अपने टॉपिक से ही मतलब रखिए कि यहाँ आपका ये यूपी है, ये बिहार है, और यहाँ मध्य प्रदेश, और ये आपका चेन्नई है, यानी कि उस समय का मद्रास, उस समय का मद्रास। तो जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से गर्त आवास प्राप्त हुआ है। गर्त आवास प्राप्त हुआ है। गर्त आवास का मतलब आज के समय में भूइंधरा लोग बनवाते हैं, यानी कि बेसमेंट अगर कहा जाए तो बेसमेंट लोग रहने के लिए बनवाते हैं। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से गर्त आवास प्राप्त हुआ है, जो कि ये दिखाता है कि ये लोग बहुत ही अपने आप में बेहतरीन थे, जो उस समय बेसमेंट भी बना करके रहते थे या गर्त आवास बना करके वहां पर निवास करते थे। उत्तर प्रदेश के यूपी के कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य, क्या है? चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यूपी के कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य। बिहार के चिराद नामक स्थान से भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बिहार के चिराद नामक स्थान से भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से चित्रकारी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चित्रकारी का भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। विंध्याचल पर्वत पर है, विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। क्या है? विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। और चेन्नई के मद्रास के पल्लावरम से मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है।
पल्लवरन से मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। तो आज हम लोग इतिहास के ऊपरी हिस्से को जाने हैं, किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे प्राप्त हुआ है। इसके आगे हम और भी कल की क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।